हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों संगीत शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि आपके एस्टेट पेपर 1 और 2 बात कर ले साथ ही बीपीएससी की, तो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके रहने वाले हैं दोस्तों। आपके पेपर 1 का जो है एग्ज़ाम जो है जैसा कि हो चुका है और उसमें बहुत अच्छे जो खासे जो है प्रश्न वो पूछे गए थे, ठीक है। तो वैसा कोई भी प्रश्न नहीं था जो कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। सारे प्रश्नों का जवाब जो है आप लोग को मैंने दिया था। सारा प्रश्न हम सॉल्व करवाए थे क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों उस चीज़ को। पहला जो ये आपका पेपर है उसमें बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे, ठीक है? तो उसी प्रकार से उम्मीद है कि आपके पेपर 2 की भी रिवीज़न जो है अच्छी चल रही होगी और पेपर 2 में भी जो पूछे जाएँगे आपको हूबहू यहाँ पे टैली कर जाएगा, ठीक है? तो वो जो भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं सेट, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। और यहाँ पे बात करते हैं बीपीएससी की, तो बीपीएससी वाले भी देखते रहें क्योंकि उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न को। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है? पहला है कि कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं? तो अगर कायदे के विस्तार के बारे में पूछा जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसको कहते हैं पलटा। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पलटा। कायदे के विस्तार को पलटा कहा जाता है, ठीक है? पलटा। अगला प्रश्न है किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? तो किसी टुकड़े को अगर हम 3 बार बजाएँगे तो उसको क्या कहेंगे? 3 बार तो तिहाई, ठीक है? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तिहाई। और तिहाई की प्रकार पूछे तो तिहाई के 2 प्रकार बताने हैं आपको, ठीक है? एक आपका हो जाता है कौन-सा? दमदार तिहाई। एक होता है आपका दमदार तिहाई और दूसरा होता है आपका बेदमदार बेदमदार तिहाई। तो ये तिहाई 2 प्रकार के हुए, एक आपका बेदमदार और एक आपका दमदार, ठीक है? तो इस तरह से याद रखना है। अगले प्रश्न है तबले का आविष्कार किसने किया था? देखिए, तबला का आविष्कार पूछे या फिर सितार का पूछे या फिर आपके तराना के पूछे, तो ये सब के आविष्कार किसको बताना है? आमिर खुसरो, ठीक है? तबले का आविष्कार किसने किया था? तो जवाब हो जाएगा आमिर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न है तबले मिलाते समय मुख्यतः कितने रीतियों का पालन करना चाहिए? तो तबले जब आप मिलाते हैं तो मुख्यतः उसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं कि उसमें जवाब देना है आपको कि 2 रीतियों का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है तबले में 16 छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए, तबले में जो 16 छिद्र होते हैं ना, कभी-कभी आपसे प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि तबले में कितने घर होते हैं? तो घर होते हैं तो बताना कितना है? 16। यहाँ क्या पूछ रहा है? 16 छिद्र होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे घर कहते हैं, ठीक है? उसे घर कहते हैं। प्रश्न को दोनों तरफ से लेके रखना है, दोनों तरफ से अपने प्रश्न को तैयार रखना है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है छठा नंबर कि दाहिने तबली पर लकड़ी के 8 गोल टुकड़े होते हैं, ठीक है? दाहिने जो तबले होते हैं उस पे इस तरह का, तो उस पे क्या होता है कि लकड़ी के क्या होते हैं? 8 गोल टुकड़े होते हैं, ठीक है? ये आपके इस तरह से ये टुकड़ा होता है यहाँ पे लगा हुआ, इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं, जवाब हो जाएगा इसका गट्टा, ठीक है? गट्टा। और गट्टा कितने होते हैं लगे? 8 लगे हुए होते हैं, ठीक है? तबले में अगर प्रश्न बनेगा भी आपसे कि तबले में कितने गट्टे होते हैं, तो तबले में 8 गट्टे होते हैं। और जो 8 होते हैं वो क्या होते हैं? तो गट्टे होते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, एक मात्रा में जब 2 मात्रा का भाग होता है, एक मात्रा में जब 2 मात्रा का भाग हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जब एक मात्रा 1 है और इसी में हमको 2 करना है दोस्तों, तो 2 करना है, इतना ही में हमको 2 करना है, तो वो क्या करेंगे? कैसे करेंगे? तो वो हो जाएगा आपका क्या जवाब? दुगुन, ठीक है? एक मात्रा में जब 2 मात्रा का भाग होता है तो उसे दुगुन कहते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जब चौथी ताली धिन्ना पर होती है तब कौन सा ताल का बोध होता है? तो चौथी ताली जब धिन्ना पे पड़ेगी तो वो ताल बताना है, वो कौन सा ताल हो जाएगा? वो ताल हो जाता है आपका कौन सा? वो जवाब हो जाएगा आपका सही, तो वो होगा एक ताल, ठीक है? एक ताल जवाब हो जाएगा हमारा, एक ताल हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से ये आपके एक ताल हो गए। और बात करें एक ताल में कितने मात्रा होते हैं, तो एक ताल में कितने? एक ताल में बात करें तो 12 मात्रा होते हैं और 4 ताल भी इसी के समान होता है, 12 मात्रा। और रूपक की बात करें तो रूपक में 7 मात्रा और ब्रह्म ताल की बात करें तो उसमें 28 मात्रा का ताल होता है, ब्रह्म ताल, ठीक है? चलिए अब आगे देख लेते हैं, इससे आगे अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चौथी ताली जब धिन्ना पे होगी तो क्या हो गया? कौन सा ताल हो गया हमारा? तो वो हो गया आपका एक ताल। अगला प्रश्न है धी पर जब सम होता है तब कौन से ताल का बोध होता है? तो धी पर जब सम होगा दोस्तों वो कौन से ताल का बोध हो जाएगा? वो आपके झप ताल का बोध हो जाएगा, ठीक है? झप ताल की बात करें तो इसमें मात्रा कितने हो जाते हैं? झप ताल 10 मात्रा का ताल है। कहरवा की बात करें तो कहरवा ताल में कितने मात्रा? कहरवा में 8 मात्रा। रूपक की बात करें तो रूपक में कितने मात्रा? रूपक में 7 मात्रा, ठीक है? इस तरह से ये आपके हो जाएंगे। तो जब धी पर जब सम हो तो कौन सा ताल? तो झप ताल।
ये सब थोड़ा सा डीपली है, तो ये चीज़ों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगर पूछ दे, क्योंकि इजी प्रश्न जो है वो तो बहुत बार रिवीजन करवाए हैं, रिवीजन करवा भी रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा लेवल के प्रश्न होते हैं उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार एस्टेट से लेकर बीपीएससी तक का जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस जो है करवाया जाता है आपके सब्जेक्ट वाइज। और अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोग के लिए जो जीके जीएस होता है वो भी प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। चलिए पहले आप लोग यहाँ पे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है, रेला किस लय में बजाए जाते हैं। तो रेला जो है ये किस लय में, सबसे पहले बात करें रेला बजता किस पे है, तो रेला जो है किस पे बजाया जाता है, तबला पे, ठीक है, तबला पे। ये स्वतंत्र वादन होता है, तबला पे बजाया जाता है रेला। तो रेला क्या है कि किस लय में बजाए जाते हैं, तो ये आपके चौगुन या अठगुन में बजाए जाते हैं, ठीक है, चौगुन या अठगुन इसका लय होता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है, जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो, खुले व जोरदार बोलों का हो, तो उसको क्या कहेंगे। तो खुले और जो आपके जोरदार होंगे और जो कम से कम कितने 3 आवृत्तियों का हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं परन, ठीक है, उसे कहते हैं परन। अगला प्रश्न है, धा धिन्ना धा तुन्ना किस ताल के बोल हैं। तो धा धिन्ना धा तुन्ना ये जो ताल के जो बोल हो जाएंगे, ये किस ताल के बोल होंगे, ये आपके मात्रा गिने। तो मात्रा यहाँ पे आप लोग यहाँ से अगर ऐसा प्रश्न रहे दोस्तों, तो आपको एक बता देता हूँ, एक आइडिया आपको, कि मात्रा को आप गिन लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ध यहाँ पे हो गया 1 2 3, इसमें 3 ये विभाग में हो गए, 1 2 3, 3 ये विभाग में हो गए, तो 3 3 कुल कितने मात्रा हो गए, 6। अब देख लीजिएगा ऑप्शन में कि 6 हम तो जोड़ लिए, तो 6 किसका है, तो 6 आपके किसके हो जाएंगे, दादरा ताल के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है आपको, लेकिन ऐसे अगर डायरेक्ट आप याद रखिएगा तो ठीक है, याद रख लीजिए, धा धिन्ना धा तुन्ना, और भी जिसके जो बोल हैं वो याद करके कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो है आपकी अगर हम बात कर ले, तो पहली मात्रा पे सम और चौथी मात्रा पे ये क्या होता है, दादरा में चौथी मात्रा पे खाली होता है, जिसको कि हम जीरो के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों के समूह को क्या कहते हैं। 1 से 3 आवर्तन, याद रखना है, 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं टुकड़ा। क्या कहते हैं, उसको टुकड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं। तो ताल के जो निश्चित बोल होते हैं, तो ताल के निश्चित बोल को हम लोग क्या कहेंगे, उसको ठेका कहते हैं, ठीक है, ताल के निश्चित बोल को ठेका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी कान्हड़ा का गायन समय कब होता है। देखिए दरबारी कान्हड़ा एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए। दरबारी जब, यानी कि याद रखिएगा कि दरबार तो दरबारी है, तो यानी अपना गेट का जो होता है उसको दरबार समझ लीजिए। उसको लगाया जाता है कब, तो आपके रात्रि के तृतीय पहर में, ठीक है। दरबारी कान्हड़ा कब गाया जाता है, रात्रि के तृतीय पहर में, यानी कि तीसरा पहर में, ठीक है। इस तरह से कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म कब हुआ था। अल्लाह रखा कौन थे दोस्तों, ये तबला वादक थे। इनका संबंध किससे था, तबला से था, संबंध तबला से। अगर घराना बात करें तो ये पटियाला हो जाएंगे, पंजाब घराना, ठीक है, पटियाला पंजाब घराना। और इनका अब क्या पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था 1919 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। किनका, उस्ताद अल्लाह रखा खां, ये तबला से संबंधित थे। और ये किसके पिता थे, तो ये उस्ताद जाकिर हुसैन जो तबला वादक हैं उनके पिता हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन के, जाकिर हुसैन के क्या हैं, पिता हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा। इनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1919। बात कर ले 1886 की, तो यहाँ पे ये फैयाज खां का जन्म हुआ था। किसका, फैयाज खां, जो कि आगरा घराने से संबंध रखते थे। फैयाज खां की बात हो रही है। देखिए 1897 ईस्वी दिया गया है। ये आपका जो है ये किनका हुआ है, ये इनका जन्म जो हुआ है 1897 में पंडित किनका है, ओमकार नाथ का हुआ है। ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म हुआ था, ठीक है, ओमकार नाथ ठाकुर का। तो ये आपका हो गया 1919, उस्ताद अल्लाह रखा 1886, फैयाज खां 1897, आपके कौन, ओमकार नाथ ठाकुर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्थान का संबंध शास्त्रीय संगीत से नहीं है। तो बताना है किस संस्थान का संबंध शास्त्रीय नृत्य से नहीं है। तो नहीं वाला बताना है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, ये नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं है। इसलिए नहीं वाला को यहाँ पे हम पूरा डार्क कर देते हैं। कौन कौन से है उसको याद कर लीजिए, आस्पिक,
ये आपका CM म्यूज़िक और ITC, ठीक है। ये सब क्या है, म्यूज़िक से ये जो है शास्त्रीय संगीत के से संबंधित संस्थान हैं, लेकिन क्या नहीं है, तो ये आपका UMAC ये नहीं है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर के गुरु किन्हें माना जाता है, यानी कि कौन है या किन्हें माना जाता है। तो ये जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा इसके गुरु कौन है, ये हद्दू हस्सू खां हो जाते हैं। बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर के गुरु को जो है हद्दू हस्सू खां। और अगर बात कर ले इचलकरंजीकर जी किनके गुरु थे, तो ये पलुस्कर जी के गुरु थे। पलुस्कर जी का नाम क्या था, पलुस्कर जी के गुरु का नाम बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, ठीक है। और पलुस्कर जी के बारे में पूछे कि पलुस्कर किनके गुरु थे, तो ये गुरु थे किनके, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के। ओमकार नाथ के गुरु कौन थे, पलुस्कर, और पलुस्कर के गुरु हद्दू हस्सू खां, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। और पलुस्कर के एक और गुरु थे, एक और शिष्य थे, उनका नाम था क्या, उनका नाम था विनायक राव पटवर्धन, ठीक है। तो वो भी पलुस्कर जी के ही चेले थे। अगला प्रश्न है, उस्ताद अमीर खां का संबंध किस घराने से है। उस्ताद अमीर खां की हम बात कर ले तो इनका घराना जो हो जाएगा कौन सा, इंदौर घराना हो जाएगा। उस्ताद अमीर खां का संबंध इंदौर घराना से है। इंदौर घराना के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर संस्थापक पूछे इंदौर घराना का तो अमीर खां के बारे में ही बताना है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, मल्लिकार्जुन मंसूर ने किस फिल्म में संगीत डायरेक्टर के तौर पर काम किया है, यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम किया है, कौन से फिल्म में, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो मल्लिकार्जुन मंसूर की अगर बात करें तो ये किस घराने से है, मैं बहुत बार बताया हूँ आप लोग को। चलिए मुझे फटाफट कमेंट के माध्यम से बताइए इनका घराना, ठीक है। मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने के कलाकार हैं। तो जवाब इनका, अब आइए संगीत डायरेक्टर के तौर पे देखें तो ये कौन से फिल्म में काम किए हैं मल्लिकार्जुन मंसूर, तो ये जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा इंद्रसभा, ठीक है। इंद्रसभा एक फिल्म है, उसमें एज ए म्यूजिक डायरेक्टर इन्होंने काम किया है मल्लिकार्जुन मंसूर जी ने। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण नहीं है। दोस्तों संपूर्ण संपूर्ण नहीं है, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या होता है कि कभी कभार आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे होता है, किसी से भी हो जाता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग निरंतर ऐसी गलतियाँ करते होंगे। क्या होता है कि इसमें कभी आप लोग क्या किए कि यहाँ तक पढ़ लिए कि निम्नलिखित में से किस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण, बस यहाँ तक पढ़ने के बाद आगे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, संपूर्ण संपूर्ण, पहले जवाब आया भैरवी, फटाफट लगा दिए भैरवी में। तो ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ पे खासा ध्यान रखना है। तो संपूर्ण संपूर्ण जाति का कौन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको भैरवी भी संपूर्ण दिख रहा है, यमन भी संपूर्ण दिख रहा है, काफे भी संपूर्ण है, तो कौन नहीं है ये जवाब देना है। तो ये आपके जौनपुरी नहीं है। जौनपुरी का जाति क्या हो जाता है, जौनपुरी का जाति हो जाता है आपका औडव संपूर्ण, ठीक है, औडव संपूर्ण। इसकी अगर बात कर ले वादी संवादी जौनपुरी की तो क्या हो जाता है, ध और ग इसके वादी संवादी हो जाते हैं। और इसका गायन समय कब हो जाता है, राग जौनपुरी का दिन के दूसरे पहर में इसका गायन समय हो जाता है। तो दोस्तों इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राग छायानट किस थाट का राग है। तो छायानट, जैसा कि आप लोग को एक हम बता चुके हैं एक कॉन्सेप्ट कि छाया जब होती है तो भैया कैसा लगता है, छाया जब होती है, राग छायानट के बारे में पूछा जा रहा है। जब छाया होती है तो क्या होता है, कल्याण हो जाता है, यानी कि गर्मी से बहुत राहत मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत राहत मिल जाता है, यानी कि छायानट कल्याण, यानी छाया हुई तो क्या हुई, कल्याण हुआ। इसका गायन समय कब होगा, तो कल्याण यानी कि छाया कब हो जाती है, तो रात्रि के प्रथम पहर में, ठीक है। तो गायन समय रात्रि का फर्स्ट प्रहर। तो इस तरह से आप लोग याद करते चलिए, बिल्कुल कतई नहीं कोई भी प्रश्न आपको जो है कड़ा और कठिन नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। बने रहिएगा मेरे साथ, हर सेशन को आप लोग देखिए, पिछले भी बहुत सारे सेशन मैंने बना रखा है, आप उन सारे सेशन को जाके देखिए और वहाँ से आपका अच्छा खासा जो है प्रश्न, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आए। यानी कि मान लीजिए तो जैसा कि आपको पेपर 1 की हम बात करें, पेपर 1 स्टेट जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे 100% दोस्तों 100% जो है क्वेश्चन टैली किया, 100% क्वेश्चन आए हैं, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपके आगे भी आएंगे। तो छायानट की किस थाट की, तो कल्याण हो गया। जाति से इसका जो क्या बताए, इसकी जो गायन समय बताए वो रात्रि का प्रथम पहर। चलिए 23 नंबर देख लेते हैं, इनमें से कौन एक कर्नाटक ताल पद्धति का ताल है। तो कर्नाटक ताल पद्धति की ताल, जैसे कि हम लोग ताल को क्या करेंगे, मुख्य रूप से कर्नाटक ताल की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से कितने 7 ताल हैं, ठीक है। मुख्य रूप से 7 ताल यहाँ पे हैं
कर्नाटक संगीत पद्धति में। और प्रत्येक ताल की कितनी जातियाँ हैं? 5 जातियाँ हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 35 ताल बनते हैं। कहाँ? कर्नाटक संगीत पद्धति यानी कि दक्षिणी संगीत में। तो आप प्रश्न पे आइए, क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन एक कर्नाटक ताल पद्धति का ताल है? देखिए कर्नाटक का हमें ढूंढना है ना। तो देखिए रूपक हमारे यहाँ होता है 7 मात्रा का, पंचम सवारी होता है 15 मात्रा का, दादरा भी होता है हमारे यहाँ 6 मात्रा का। ठीक है, कौन कौन होता है देख लिए। तो अब एक जो बचा है कौन? त्रिपुट ताल। ये नहीं होता है और ये कहाँ का है? कर्नाटक पद्धति का ताल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भेड़िया स्वर सुनाई देता है यानी कि कब सुनाई देता है? तो भेड़िया स्वर जब सुनाई देगा कब? जब मूल स्वर की आवृत्ति हो, यानी कि जब मूल स्वर की आवृत्ति हो, यानी मूल स्वर की आवृत्ति पर भेड़िया स्वर जो है आपकी सुनाई देता है। ठीक है, मूल स्वर की आवृत्ति पर भेड़िया स्वर सुनाई देता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन एक तानपुरा का अंग नहीं है? ठीक है, देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्च करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन से अंग हैं। ठीक है, और उसके बाद खुद ही आपको मिल जाएगा कौन सा अंग नहीं है, क्योंकि जो पढ़े रहेंगे ना दोस्तों वो आपको देखते के साथ याद आ जाएगा। ठीक है, कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखिए आप लोग क्या पढ़े हैं? अटी पढ़े होंगे, मनका जानते होंगे, तबली भी जानते हैं, क्योंकि कद्दू का जो तुम्बा होता है उसके ऊपर क्या होता है? तबली जो होता है, जो चौकी नुमा, उसको क्या बोलते हैं? तबली बोलते हैं ना, तो वो होता है। लेकिन चाटी जो है वो आपके क्या होते हैं? चाटी नहीं होता है। चाटी किस में होता है? आपको देखने को इसमें नहीं मिलता है, ये अवनद वाद्य में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके तबली नहीं होते, तबली होते हैं, अटी होते हैं, मनका। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? चाटी इनमें से नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर। थाट भैरव में मध्यम तीव्र कर देने पर कौन सा थाट बनेगा? देखिए थाट जो है आपका भैरव, सबसे पहले हम बात कर लें। देखिए थाट भैरव की अगर बात हो रही है तो भैरव में हम बात करें ना दोस्तों, तो भैरव में कौन कौन से स्वर लगते हैं पहले ये आप जान लीजिए। देखिए रे कोमल और ध कोमल, ये क्या होते हैं? तीव्र होते, ये सॉरी कोमल लगते हैं रे और ध किस में? भैरव में। पूछा जा रहा है कि भैरव में बाकी तो स्वर शुद्ध होते हैं, बाकी तो टोटल स्वर जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं ना, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि मध्यम को तीव्र कर दें। अगर हम म को क्या करें? मध्यम को तीव्र कर दें तो ये कौन सा जो है थाट बन जाएगा? तो देखना है कि म तीव्र किस में लगता है? रे म आपका तीव्र और ध। ठीक है, तो रे म ध, ये कौन सा थाट बन जाएगा? फिर ये आपका बन जाएगा पूर्वी। ठीक है, जवाब इसका सही हो जाएगा पूर्वी। ये पूर्वी थाट का राग पूर्वी थाट का बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 3 ताल की अगर हम बात कर ले तो 3 ताल में मात्रा कितने? 16 मात्रा। ठीक है, 3 ताल में 16 मात्रा होते हैं। 3 ताल में कितने मात्रा? 16 मात्रा होते हैं 3 ताल में, याद रखिएगा 16 मात्रा। और विभाग की बात कर ले तो विभाग इसमें कितने? 4 विभाग होते हैं 3 ताल में, 4 विभाग। ठीक है, और कितनी इसमें अगर ताली की बात करें तो ताली इसमें कितने हो जाते हैं? ताली इसमें हो जाते हैं आपके 3, 15, ये सॉरी 1, 5 और आपके 11 पे 13 पे ताली हो जाता है। और उसके बाद फिर हम बात कर लें खाली, तो ये 9वीं मात्रा पे खाली हो जाता है। ठीक है, 9वीं पे खाली। और 1, 5 और 13 पे क्या होता है? 1, 5, 13 पे ताली, यानी 3 ताली और 1 खाली। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राग यमन का वादी संवादी बताइए। देखिए यमन की बात हो रही है तो यमन जो है किस थाट का है? तो कल्याण थाट का, यानी यमन तो खुद ही यमन कह लीजिए, कल्याण कह लीजिए। तो ये इसका वादी संवादी क्या होता है? तो वादी संवादी जो हो जाता है इसका दोस्तों, वो आपके गांधार और निषाद इसके वादी संवादी हो जाते हैं। ठीक है, ग और नी इसके वादी संवादी होता है। ठीक है, ग और नी इसके वादी संवादी हो जाते हैं यमन का। चलिए अगला प्रश्न है कि ख्याल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ख्याल की अगर प्रकार की बात करें तो ख्याल 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से ख्याल होते हैं? एक आपका होता है विलंबित ख्याल, विलंबित ख्याल, और दूसरा होता है आपका द्रुत ख्याल। ठीक है, विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल बोलते हैं। विलंबित को क्या बोलते हैं? बड़ा ख्याल। इसका आविष्कारक सुल्तान हुसैन सरकी। और द्रुत ख्याल जो है इसको क्या बोलते हैं? छोटा ख्याल। क्या बोलते हैं? छोटा ख्याल। ठीक है, याद रखिएगा छोटा ख्याल। और छोटे ख्याल के आविष्कारक अमीर खुसरो।
ये आपके हो गए, याद रखिएगा। विलंबित ख्याल, बड़ा ख्याल, द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल बोलते हैं। ये आपके दो प्रकार के ख्याल हो गए। विलंबित ख्याल यानी कि बड़ा ख्याल के आविष्कारक सुल्तान हुसैन सरकी, और द्रुत ख्याल यानी छोटा ख्याल के आविष्कारक कौन कौन थे? फटाफट बताइए। अमीर खुसरो। चलिए आगे देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है यहाँ पे 30 नंबर का। जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो ख्याल धीमी लय में गाया जाए उसे क्या कहेंगे? यानी कि धीमा है, यानी कि क्या हो रहा है, विलंब हो रहा है, यानी देरी हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? विलंबित ख्याल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? विलंबित ख्याल। ये धीमी लय में गाई जाती है, विलंबित ख्याल। और द्रुत ख्याल जो है आपके, ये यानी छोटा ख्याल जो है वो आपके द्रुत लय में गाई जाती है। छोटा ख्याल, द्रुत में कौन? छोटा, ठीक है, छोटा ख्याल। तो इस तरह से तो ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके संगीत के दृष्टिकोण से। तो चलिए आप लोग जैसा कि फीडबैक मुझे बताइए आप लोग कि आप लोगों को यह सेशन दोस्तों कैसा लगा है और आपने इसमें कितना सही किया, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।